A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. So, dear learners, as we are learning synthesis, so under this topic, in previous video lectures, we learned how by combining two or more than two simple sentences, a compound sentence is formed. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो सिंथेसिस के अंतर्गत आज हम लोग लर्न करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं बाय कंबाइनिंग टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी विल लर्न टुडे दिस. तो आज हम लोग यह सीखेंगे कि हाउ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू or more than two simple sentences. Okay dear students, so इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, लर्न करेंगे कि किन रूल्स के द्वारा, किन नियमों के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग क्लास की ज़रूरत पड़ती है. दो सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जो भी आपके क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनको हम स्टडी करेंगे, उनकी सेंस को समझने की कोशिश करेंगे और उनमें से एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लास के रूप में रखेंगे या प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लास बना करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे. दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है. सबऑर्डिनेटिंग क्लास और भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास होता है और प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है. तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है या आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो उनमें से एक सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लास के रूप में लिखेंगे और दूसरे को उसका सबऑर्डिनेट क्लास बनाएंगे. यह डिसीजन आप लेंगे सेंटेंस को पढ़ कर के. जो दिया हुआ सेंटेंस होगा, एक या दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस, उनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और समझ करके प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में परिवर्तित करके दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बनेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है और इस क्लास को जो है हम, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं. नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास. सो इस तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास हमारा तीन भागों में डिवाइड होता है. नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे नाउन क्लास के, बाय यूजिंग नाउन क्लास. नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया जाता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउन क्लास, बाय यूजिंग नाउन क्लास बनते कैसे हैं, किन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा नाउन क्लास बनते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। नाउन क्लास प्रायः ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, दैट, व्हेन, दैट, इनसे मिलकर बनते हैं। कंजंक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में नाउन क्लास बनाने के लिए इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हेन और दैट। तो इनका हिंदी में जो अर्थ आता है कंजंक्शन का वो है कि, क्या या जो, ये सेंस हिंदी में देते हैं। इनका प्रयोग करके हम दिए हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लास में बनाएंगे सेंस के आधार पर और उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो डिटेल हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये नाउन क्लास का जरा फंक्शन हम आपको बता दें। नाउन क्लास किसी सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। नाउन क्लास किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। नाउन क्लास प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, सेंटेंस में प्रयुक्त प्रीपोजिशन जो है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। नाउन क्लास वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है और नाउन क्लास केस इन एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नाउन क्लास जो है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, सब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और क्रिया के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, और ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास प्रयुक्त होता है, और कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में नाउन क्लास प्रयुक्त होता है, और केस इन ए पोजीशन टू ए नाउन, और किसी नाउन के एपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है, उसकी व्याख्या बताने के लिए नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से नाउन क्लास का प्रयोग हो करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास के प्रयोग के द्वारा जोड़कर कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, राम इज ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। राम इज ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। सेंटेंस को देखिए, दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि राम इज ए थीफ, राम चोर है, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। आप जरा टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो इट का प्रयोग किया गया है दूसरे सेंटेंस में, ये पूरे के पूरे किस बात के लिए किया गया है कि राम चोर है। राम चोर है, इट इज़ नोन टू ऑल, यह सबको पता है। ये इट का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? ये पूरा फर्स्ट सेंटेंस जो है, राम चोर है, इसके लिए यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया है ना। इट इज़ नोन टू ऑल, यह सबको पता है। क्या पता है सबको? कि राम चोर है। यह सबको पता है कि राम चोर है, या कि राम चोर है सबको पता है। अब यहीं पर देखिए, यह सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा कि राम चोर है, सबको पता है। अलग अलग सेंटेंस का अर्थ लेते हैं। राम चोर है,
दूसरा सेंटेंस कर रहा है इट इज़ नोन टू ऑल, यह सबको पता है। राम चोर है, यह सबको पता है। इट का प्रयोग किसके लिए हो गया? ये पूरे सेंटेंस के लिए। इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर हम इट के स्थान पर रख सकते हैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन कब? जब हम इस सेंटेंस को नाउन क्लॉज में परिवर्तित कर देंगे। तो नाउन क्लॉज में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? इन कंजंक्शन में से किसी एक सूटेबल कंजंक्शन का। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है कि राम चोर है, सबको पता है, तो ऑलरेडी दैट कि राम चोर है, दैट का यहाँ प्रयोग हुआ। दैट राम इज ए थीफ इज नोन टू ऑल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है? दैट राम इज ए थीफ, दैट राम इज अ थीफ। कॉमा लगाएंगे आप नाउन क्लास के बाद। ये आपका नाउन क्लास हो गया दैट राम इज ए थीफ। और ये पूरा का पूरा नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करेगा इज नोन टू ऑल। इज जो वर्ब है इज नोन, इसका सब्जेक्ट बन रहा है कि राम चोर है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास नाउन क्लास दैट राम इज ए थीफ इज नोन टू ऑल। और क्रिएशंस, सो इस तरह से आपने देखा कि ये जो दैट क्लास सबऑर्डिनेटिंग क्लास दैट से लेकर बन रहा है, फर्स्ट सेंटेंस दैट राम इज ए थीफ, यह इज नोन वर्ब का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में सबऑर्डिनेटिंग क्लास बिगिनिंग विद दैट का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस के सेंस को समझेंगे और फिर उनमें से किस सेंटेंस को हमको सबऑर्डिनेटिंग क्लास में बनाना है, नाउन क्लास का प्रयोग नाउन क्लास में कन्वर्ट करना है, और वह नाउन क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा वर्ब के, या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने से सेंस सही निकलेगा, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में है, या किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या केस इन ए पोजीशन के रूप में। यह सब आप डिसाइड कर पाएंगे सेंटेंस के सेंस को समझकर। आइए सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है मोहन इज ए डल बॉय। मोहन इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। डिफरेंस समझिए, मोहन इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। यहाँ मोहन एक डल बॉय है, एवरी टीचर नोज इट। यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए? ये इट का प्रयोग इस फर्स्ट सेंटेंस के लिए किया गया है कि मोहन एक डल बॉय है, एवरी टीचर नोज इट। हर अध्यापक यह जानता है, यानी हर अध्यापक यह जानता है कि मोहन एक डल बॉय है। ये इट का प्रयोग पूरे इस सेंटेंस के लिए किया गया कि मोहन इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। हर टीचर जानता है, क्या जानता है? कि मोहन एक डल बॉय है। इट का प्रयोग पूरा इस सेंटेंस के लिए मोहन इज ए डल बॉय के लिए यहाँ इट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब इस पूरे सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है, तो यह पूरा फर्स्ट सेंटेंस जो है नाउन क्लास में परिवर्तित होकर के ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना? इस पूरे सेंटेंस को नाउन क्लास में चेंज कीजिए, मोहन इज ए डल बॉय, और यहाँ पर लिख दीजिए इट के स्थान पर। तो यह जो है नाउन क्लास आपका नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में नाउन क्लास प्रयुक्त होगा और आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, इट के लिए राम इज ए थीफ के स्थान पर इट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया गया था, राम इज ए थीफ। राम इज ए थीफ पूरे सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग इज नोन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ था। तो वहाँ पर नाउन क्लास सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में आया,
दैट राम इज ए थीफ इज नोन टू ऑल। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर नाउन क्लास वर्ब टू ए ऑब्जेक्ट होगा, यानी इसको हम नाउन क्लास में बदलेंगे। तो दैट का प्रयोग करते हुए दैट मोहन इज ए डल बॉय, तो एवरी टीचर नोज इट दैट मोहन इज ए डल बॉय। तो यहाँ से हम आपके पास सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो नाउन क्लास है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा इट के स्थान पर। तो सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू होगा कॉम्प्लेक्स, एवरी टीचर नोज एवरी टीचर नोज दैट। अब यहाँ पर कामा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास जब पहले आती है तो उसके बाद कामा लगता है। एवरी टीचर नोज दैट मोहन इज ए डल बॉय। ऑक्यूपेशन, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हुआ कि एवरी टीचर नोज दैट मोहन इज ए डल बॉय। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका दो सिंपल सेंटेंस चेंज हो गया, मोहन इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। इज इट क्लियर? आई होप सो। कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू दैट येस्टरडे। आई टोल्ड यू दैट येस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट। यहाँ पर देखिए, आई टोल्ड यू दैट येस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट। आई टोल्ड यू दैट येस्टरडे, मैंने कल जो चीज़ आपको बताई थी, यहाँ दैट का अर्थ है जो से, जो मैंने कल आपको बताया था, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इट का प्रयोग यहाँ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है ऑन के बाद, ऑन इट। और यह इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? पहले सेंटेंस के लिए पूरा का पूरा। किस बात के लिए? कि जो मैंने कल आपको बताया था। जरा सेकंड सेंटेंस को देखिए, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, आपको इस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इट किसके लिए प्रयोग हुआ? जो मैंने आपको कल बताया था, आई टोल्ड यू। तो यहाँ वाट, जो मैंने कल आपको बताया था, आपको भरोसा करना चाहिए। इट का प्रयोग यानी ऑन इट, इस पर, यानी जो मैंने कल आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे। तो यहाँ पर आपका जो चेंज होकर के बनेगा वो क्या बनेगा? व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने कल आपको बताया था, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। तो आई टोल्ड यू यस्टरडे के लिए ही इट का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप दैट को छोड़ देंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आई टोल्ड यू, यू मस्ट रिलाई ऑन, आपका सेंटेंस कहाँ शुरू होगा? यू मस्ट रिलाई ऑन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नाउन क्लास बनेगा वो किसके लिए बनेगा? इट के स्थान पर प्रयोग करने के लिए, और प्रीपोजिशन टू ए वर्ब होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होगा। ऑन का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इट प्रयोग है, और इट के स्थान पर आपका ये नाउन क्लास प्रयोग होगा। और नाउन क्लास बनेगा किससे? यहाँ पर दैट से नहीं, बल्कि व्हाट, जो मैंने कल आपको बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। यहाँ से दैट हट जाएगा, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन। ऑन, अब इट भी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इट के स्थान पर ही तो हमें नाउन क्लास का प्रयोग करना है। यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू। ऑक्यूपेशंस, सो यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू येस्टरडे। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाउन क्लास है वो
इस प्रीपोजिशन ऑन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ। तो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में आप सेंटेंस को समझेंगे तो बहुत आसानी समझना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इन तीनों सेंटेंसेस में इट का प्रयोग है। यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में है। पहले सेंटेंस के लिए इट का प्रयोग किया गया, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए, दूसरे एग्जाम्पल में इट का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यानी पहले सेंटेंस के लिए पूरा इट का प्रयोग किया गया वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरे सेंटेंस में इट का प्रयोग जो है ऑन प्रीपोजिशन के बाद यानी ऑन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया और इट प्रयोग किया गया पहले सेंटेंस के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग होना है, कहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में नाउन क्लास प्रयोग होना है, और कहाँ पर प्रीपोजिशन टू ए ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग होना है। और उसके सेंस को समझते हुए हमें किसके द्वारा नाउन क्लास बनाना है, दैट का प्रयोग करके या व्हाट का प्रयोग करके या हु का प्रयोग करके या विच का प्रयोग करके, वो सेंटेंस के सेंस को समझने पर आपको क्लियर होगा सिचुएशन के आधार पर कि क्या सूटेबल कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका प्रयोग करके आपको नाउन क्लास बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए वी डू सम मोर एग्जाम्पल। सो आई वाइप द एग्जाम्पल आउट, प्लीज जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, आप जस्ट वेट कीजिए थोड़ी देर तक। सीता हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सीता हैज़ failed in the examination सीता हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मेरे वर्ड को भी सुनिएगा, स्पेलिंग हो सकता है व्हाइट बोर्ड से कम क्लियर आपको दिख रही हो। द रीजन इज हर केयरलेसनेस। फर्स्ट सेंटेंस है सीता हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सेकेंड सेंटेंस है द रीजन इज हर केयरलेसनेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये देखिए, ये 2 एग्जाम्पल हैं। सीता हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हर केयरलेसनेस। सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि सीता एग्जामिनेशन में फेल हो गई है। सीता हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हर केयरलेसनेस। उसके फेल होने का कारण क्या है? द रीजन इज हर केयरलेसनेस। उसके फेल होने का कारण उसकी लापरवाही है। सीता एग्जाम में फेल हो गई है, उसके फेल होने का कारण उसकी लापरवाही है। सो यहाँ पर जो है आपको जो नाउन क्लॉज में चेंज करना है वो क्या है, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? द रीजन ऑफ सीता's फेल्योर। द रीजन ऑफ सीता's फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है कि सीता के एग्जामिनेशन में फेल होने का कारण है
फेल होने का कारण है कि सीता लापरवाह है। सीता के एग्जामिनेशन में फेल होने का कारण है कि वह लापरवाह है, कि सीता लापरवाह है। दैट सीता इज केयरलेस। यहाँ पर हम देखेंगे हर केयरलेसनेस, ये हर केयरलेसनेस जो वर्ड है इसको हम नाउन क्लास में बदलेंगे। हर केयरलेसनेस को जब नाउन क्लास में बदलेंगे, सी इज केयरलेस, उसकी लापरवाही मतलब वह लापरवाह है। हर केयरलेसनेस मतलब क्या हुआ, उसकी लापरवाही। और इसको नाउन क्लास में बदलेंगे तो क्या होगा कि वह लापरवाह है, दैट सी इज केयरलेस। और यहाँ से पूरा हम सेंटेंस को कंबाइन करते हुए बनाएंगे तो द रीजन ऑफ सीताज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन। देखिए बहुत सारे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो ये सेंस के आधार पर ही बेटा चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई फिक्स रूल्स आपको नहीं बताया जा सकता। यह आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, सेंटेंस के सेंस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन आपको चेंज करनी है। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो यह आपके जो बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका तो थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाता है। आप उनको कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए, जैसे ऊपर के 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताए। लेकिन अब जब एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ होते हैं तो वहाँ पर आपको सिचुएशन को समझते हुए, सेंस को समझते हुए सेंटेंस खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि किस पोर्शन को हमें नाउन क्लास में या सबऑर्डिनेटिंग क्लास में बदलना है और कौन सा पोर्शन किस तरह से हमें प्रिंसिपल क्लास बनाना है। यह आपको अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा आप वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, वर्ड्स और सेंटेंसेस के सेंस को समझने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे सेंस के आधार पर, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होगी सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। सो आंसर इसका होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा द रीजन ऑफ सीताज फेल्योर। Failure in the examination the reason of Sita's failure in the examination is। अब यहाँ पर जो नाउन क्लास बन के आएगा वो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होगा, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सीता के परीक्षा में फेल होने का कारण है दैट शी इज केयरलेस, उसकी लापरवाही। कारण क्या है, उसकी लापरवाही। तो हर केयरलेसनेस को हम जब नाउन क्लास के रूप में चेंज करेंगे तो होगा, नाउन क्लास आपका शुरू होगा दैट से, की वह लापरवाह है, क्योंकि की का सेंस आ रहा है। वहाँ पर जो का आया था, जहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया, दैट सी इज केयरलेस, इज दैट the reason of Sita's failure in the examination is that she is careless। तो she is careless, ये आपका कंप्लीट जो है हुआ इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी डू वन मोर एग्जांपल टू मेक यू क्लियर हाउ two or more than two simple sentences are combined into one complex sentence. So I write example number 5. Rajiv Gandhi was shot dead. Rajiv Gandhi, sorry, not Rajiv Gandhi, you write Indira Gandhi.
इंदिरा गांधी was shot dead। सेंटेंस फर्स्ट है इंदिरा गांधी was shot dead, और दूसरा सेंटेंस है द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। द न्यूज spread all over the country like a wildfire। थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, शूट कर दिया गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, और यह समाचार पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। कौन सा समाचार? कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया। समाचार कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। समाचार क्या फैला? समाचार तो मेन चीज़ है समाचार। और समाचार क्या है? इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया। अब यहाँ इंदिरा गांधी समाचार जो नाउन है द न्यूज़, इसी की व्याख्या कर रहा है। न्यूज़ की क्या? कि इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, यानी न्यूज़ के बारे में ही ये सेंटेंस बता रहा है कि इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड। तो यहाँ ये नाउन के एपोजिशन के रूप में ये सेंटेंस है। अगर इसे हम नाउन क्लास में बदल दें, नाउन क्लास में बदलकर इस नाउन द न्यूज़ के केस इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग करके इसके बगल में रख दें, तो द न्यूज़ दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, यहाँ कामा लगा के जब आपको रखेंगे द न्यूज़ दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, तो आपका सेंटेंस कंबाइंड होकर के नाउन क्लास का केस इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग करके सेंटेंस को जब आप यहाँ द न्यूज़ के बाद लिखेंगे तो आपका ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे। सो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, बिगिनिंग विद द न्यूज़। द न्यूज़। अब जब आप केस इन पोजीशन के रूप में इस नाउन क्लास को प्रयोग करेंगे, इस सेंटेंस को नाउन क्लास में कन्वर्ट करके, दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, द न्यूज़ दैट शॉट डेड। आप देखिए ये पूरा का पूरा द न्यूज़ दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड यहाँ से जुड़ गया। अब आगे आप सीधा क्या लिखेंगे? कॉमा लगा करके, क्योंकि केस इन पोजीशन का प्रयोग जब किया जाता है तो उससे पहले भी और उसके बाद भी कॉमा लगता है। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक ए वाइल्ड फायर, यहाँ से पूरा आपको लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। स्प्रेड all over the country like a wildfire।
ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नाउन क्लास का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और भी तरह से कंजंक्शन का प्रयोग करके जो है, ये जो कंजंक्शंस और दिए हुए हैं, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनका भी सेंटेंस की सिचुएशन के आधार पर प्रयोग होता रहता है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं, जहाँ पर जब की, कहाँ, की, कब, इस तरह से सेंस आएगा तो वेयर का प्रयोग हो जाएगा और की कब के लिए व्हेन का प्रयोग हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको रीड करके आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, ही डज नॉट नो हु इज सी। ही डज नॉट नो, जस्ट वेट आई राइट इट। एग्जाम्पल नंबर 6, he does not know he does not know who is she। ये सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह से अगर सेंटेंस दिए हैं एग्जाम्पल में, तो इनको कैसे करेंगे? ही डज नॉट नो हु इज सी, तो सिंपली ही डज नॉट नो हु सी इज, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसको आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर देंगे, जो यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसे आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके नाउन क्लास बन जाएगा और सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। ही डज नॉट नो हु सी इज। ऑक्रेशंस, सो आपने देखा कि हु सी इज, ये जो नाउन क्लास बना नो के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया, और इस तरह से आपका दो सिंपल सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन गए। ही डज नॉट नो हु इज सी, ही डज नॉट नो हु सी इज। तो ये इस तरह से एक सिंपल और एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ था उसको जो है कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया गया। डू वन मोर एग्जाम्पल, टेल मी। एग्जाम्पल नंबर 7 आई डू, टेल मी फर्स्ट सेंटेंस है, टेल मी वेयर इज मोहन। या टेल मी वेयर इज, चलिए मोहन ही लिख देते हैं, टेल मी वेयर इज मोहन। यहाँ भी दूसरा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, टेल मी वेयर इज मोहन। तो इस एक सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं इसको इम्परेटिव, आगे सूचक के बाद दूसरा इंट्रोगेटिव है। तो इसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस सब्जेक्ट को वर्ब से पहले यानी इज को लास्ट में प्रयोग कर देना है। तो उस तरह से आपका बन जाएगा, टेल मी वेयर मोहन इज, वेयर मोहन इज।
ऑब्जेक्शंस इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना या सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना प्रैक्टिस के द्वारा कितना इजी है। आप रूल्स पढ़िए, रूल्स पढ़ने के बाद जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है सिंपल सेंटेंसेस को कैसे प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास में बदल कर आप कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, उसको फॉलो करिए। और कैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताया, एक सिंपल सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको कैसे कंबाइन करके नाउन क्लास में बदल करके कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इन एग्जांपल्स के द्वारा अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। So dear students, again I would like to say, as often I say at the end of my video lecture, that if you like my video, please press like button and share it also among your friends so that they may also get benefit of my video lecture. Okay students, so share भी करिए, like भी करिए, जिससे कि आपके मित्र भी जिनको नीड है, ज़रूरत है, वे भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकें। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।